Bismillahirrahmanirrahim. Physics second year, National Book Foundation. Topic name Black Body Radiation. Chapter name Cosmology. And it's a very important long question for exam. बहुत important question है और इस चैप्टर में अगर आप मुझे चंद सीधा लॉन्ग बताएं, मुझसे पूछे ना, तो मैं उसमें जो 2-3 लॉन्ग कॉल आउट करूंगा उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंतहाई अहमियत का हामिल है और इंतहाई अहम सवाल। आपकी बुक इसके बारे में मजीद मतलब इतनी मुफस्सल तफसील नहीं लिख रही जितनी उसको लिखनी चाहिए थी। तो मैंने ये क्वेश्चन, ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक, मेरी कोशिश है कि मैं आपको पंजाब की बुक में जिस तरह लिखा हुआ था या जो बातें वहाँ लिखी हुई थी उस तरह आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े गौर से सुने, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। कोई लोग सोचते हैं यार, बहुत सारे बच्चे कहते सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कोई इंतहाई कोई अहम कोई मुश्किल टॉपिक है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना मुश्किल ये टॉपिक है। आप इसको समझिएगा, जो थ्योरी की बातें लिखवाई जाएंगी आपने साथ वही लिखनी है। उम्मीद कर लूंगा इंशाल्लाह मेरे अल्लाह से, मैं ये इस चीज़ की उम्मीद रखता हूँ और मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरे लफ्ज़ों में इतनी तासीर रखेगा कि आपको मेरी बात आपके दिल में, आपके दिमाग में उतर जाएगी। अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानने वाला है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले आपको पता होना चाहिए रेडिएशन क्या है। रेडिएशन के बारे में हमने क्लास 9 में डेफिनेशन पढ़ी। रेडिएशन कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ, पहले रेडिएशन की डेफिनेशन लिखिएगा, ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। टॉपिक थोड़ा लेंथी है, बड़ा है, इसलिए इसको गौर से जो बातें लिखवाई जा रही है वही लिखिए, बुक से कुछ भी ना कीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम। हीट का ट्रांसफर वेव की फॉर्म में किसी मीडियम के हुए बगैर हम उसको रेडिएशन कहते हैं। आपको पता है सन की रेडिएशन जमीन पे आती हैं, हमें यहाँ पे मतलब टेम्परेचर जो हमारा एक सराउंडिंग का टेम्परेचर है और एक रेडिएशन जो सन से आ रही है, मीडियम कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं, वेव की फॉर्म में ऊपर से नीचे आ रही है और अर्थ के टेम्परेचर को वो फ्लक्चुएट करती हैं, इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं। तो हीट का ट्रांसफर होता है किसी मीडियम के बगैर भी। ये नहीं है कि कोई मीडियम हो तभी हीट ट्रांसफर होती है। आपको बताया गया था कन्वेक्शन होती है, कंडक्शन होती है एंड देन रेडिएशन होती है। बाकी दो फिनोमिना आपको क्लास 9 में पढ़ा जा चुके हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले आपको पता होना चाहिए रेडिएशन होती क्या है। फिर एक और चीज है, एक और हीटिंग, वो आपने हेडिंग दे देनी है, थर्मल रेडिएशन। ब्लैक बॉडी से पहले ये चीजें आपको समझनी लाजमी है। सर ये नहीं समझ आएंगी तो ब्लैक बॉडी समझ नहीं आएगा। थर्म निकला हीट से, तो बहुत इजी सी बात, द रेडिएशंस emitted by the objects, emitted by the objects, the radiations emitted by the object because of their temperature, because of, लिखिएगा साथ साथ समझाते भी जाएंगे, their temperature। कहता है कि ऐसी रेडिएशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी बॉडी से निकलती हैं उसके टेम्परेचर की वजह से, सिर्फ टेम्परेचर नहीं होता, हॉट बॉडी भी टेम्परेचर वो रेडिएशन इमिट करती है और कोल्ड बॉडी भी रेडिएशन इमिट करती है। मैं आपको सादी सी मिसाल दूंगा, आप कोल्ड बॉडी की मिसाल ले लें, आप बर्फ निकालें, फ्रिज से बाहर ला के छोड़ें, आप देखेंगे कि कोल्ड बॉडी फौरन ही मतलब क्या मेल्ट होना शुरू हो जाती है। बेसिकली वो रेडिएशन इमिट हो रही होती है वहां पे, हीट मतलब वो अपनी इमिट मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करती है और वहां से वाटर को मतलब आइस को मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रेडिएशन इमिट बाय ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर। और हॉट बॉडी भी लाइक आपके पास कप ऑफ टी है, वो भी, अब कप ऑफ टी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आपके पास सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो वो भी रेडिएशन इमिट करती है, अब्सॉर्ब भी करती है। बताता हूँ, द रेडिएशन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर, एवरीबॉडी नो मैटर हॉट और कोल्ड, लिखिएगा ये बात साथ लाजमी लिखिएगा, एवरीबॉडी नो मैटर हॉट और कोल्ड कॉन्टिन्यूसली emit radiations, emit, सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी हॉट है या कोल्ड है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन को इमिट कर रही होती है, खारिज कर रही होती है। दो बेहतरीन मिसालें आपको डेली लाइफ से दे चुका कि आप बर्फ बाहर छोड़ेंगे,
थोड़ी देर तक वाटर बन जाएगा, रेडिएशन हो रही है। आप मतलब के कप ऑफ टी, जो हॉट कप ऑफ टी है, आप थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ठंडी हो जाएगी। क्यों? कि सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे कम है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आपके पास रेडिएशन हो रही होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें। एक है आपका बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। आप मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि एक टेम्परेचर आपकी बॉडी का टेम्परेचर, एक इस कमरे की सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। इसी तरह एक किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हो सकता है कि उसकी तीनों सूरतें हो सकती है। सुनिएगा, फॉर एग्जांपल एक किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से या आपकी सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, पहली सिचुएशन। अगर इसकी सादा सी मिसाल मतलब हॉट कप ऑफ टी ले लें और बाहर का टेम्परेचर कम होगा, ऐसे ही है। फिर इसके बाद दूसरी मिसाल, अब हॉट कप ऑफ टी लाइक ऐसे है कि आपके 100 डिग्री सेल्सियस या उबली हुई चाय है तो वो 100 डिग्री पे चली गई होगी, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो बाहर की चीज आपके पास मौजूद है, जो बाहर का आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर है। फिर आप उसकी ले लें मिसाल, किसकी? आइस की, बर्फ लें, बर्फ का टेम्परेचर कम है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, ठीक है। दोनों दो बातें। और ऐसा भी होता है कि जब एक्सटर्नल टेम्परेचर जो आपका सराउंडिंग है और जो आपका इंटरनल टेम्परेचर है, जो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, वो बराबर हो जाए। ये तीनों सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक हो गया। अब इन तीनों सिचुएशन में होगा क्या क्या, सुनिएगा, लिख लीजिएगा। इफ एक्सटर्नल टेम्परेचर जिसको हम सराउंडिंग भी कहते हैं, जो आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर है, इज ग्रेटर देन the object टेम्परेचर। अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, कैसे? आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं कि वो 15 डिग्री सेल्सियस है और एक्सटर्नल टेम्परेचर आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस है। आपका ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल बर्फ पड़ी हुई है और इंटरनल टेम्परेचर, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, वो आपके पास सिंपल एनवायरनमेंट है। तो फिर क्या होगा? इफ एक्सटर्नल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर, तो absorption of surrounding, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इज ग्रेटर देन इमिशन। अब बॉडी कोल्ड है या हॉट है? मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूसली इमिट रेडिएशन, बॉडी रेडिएशन को इमिट कर रही है। ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से मुराद आपके पास आइस पड़ी हुई है, उसने कॉन्टिन्यूसली इमिशन किया जा रहा है, वो मतलब कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन को इमिट कर रही है, खारिज कर रही है कॉन्टिन्यूसली। ये आपके पास क्या है? फॉर एग्जांपल आइस है, कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन को इमिट कर रही है, खारिज कर रही है, और आपके पास सराउंडिंग क्या कर रही है? उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस सूरत में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इमिशन। कि अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर आपका ज्यादा हुआ ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी सराउंडिंग की एज कंपेयर टू इमिशन। इतनी रेडिएशन इमिट नहीं होंगी जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही होंगी। इफ दूसरी सिचुएशन, इफ एक्सटर्नल टेम्परेचर, ये बातें आपकी बुक पे नहीं है, लाजमी लिखें। इफ एक्सटर्नल टेम्परेचर इज लेस देन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर, मतलब आपने हॉट कप ऑफ टी, ऑब्जेक्ट टेम्परेचर आपके पास क्या है? हॉट कप ऑफ टी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और एक्सटर्नल टेम्परेचर जो आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर है, आपके कमरे का टेम्परेचर है, तो फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सराउंडिंग, जो आपके सराउंडिंग की एब्जॉर्प्शन है, इज लेस देन इमिशन। फिर क्या होगा कि जो बॉडी है उसमें से हीट ज्यादा इमिट, रेडिएशन ज्यादा इमिट हो रही होंगी और एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग में कम हो रही होगी। जाहिर सी बात है, एक तो एक्सटर्नल टेम्परेचर कम है ना, तो हॉट बॉडी भी रेडिएशन इमिट करेगी और कोल्ड बॉडी भी करेगी। हॉट कप ऑफ टी भी रेडिएशन इमिट करेगा और एक आइस आपके पास बर्फ भी रेडिएशन इमिट करेगी। जब बर्फ इमिट करेगी तो सराउंडिंग में वो ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी। जो आपके पास हॉट कप ऑफ टी है, वो आपके पास एक्सटर्नल टेम्परेचर में या अब्जॉर्प्शन उसमें सराउंडिंग में कम अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और तीसरी बात, इफ एक्सटर्नल टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर, दोनों बातें लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। अगर आपके पास एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी फॉर एग्जांपल देखें, दोनों जगह का टेम्परेचर आपके पास सेम हो जाए। मिसाल के तौर पे एक आप इसकी सादा सी मिसाल ले लें, आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो आपका जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है और आपकी जो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर है, वो दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है जी। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, जितनी
हीट मतलब वो क्या करेगा, इमिट करेगा, उतनी ही अब्जॉर्ब करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन ऑफ सराउंडिंग, जो सराउंडिंग की अब्जॉर्प्शन है, जाहिर सी बात है अब्जॉर्प्शन तो फिर भी होगी, इज इक्वल टू इमिशन, वो इमिशन के बराबर हो जाएगी। फिर जो अब्जॉर्प्शन होगी सराउंडिंग की वो इमिशन के बराबर हो जाएगी। ये तीन केसेस रेडिएशन में होते हैं, इनको लाजमी अपने माइंड में बैठा के चलें। ये चीजें नहीं समझ आएंगी, आगे नहीं चल सकेंगे, किसी सूरत नहीं चल सकेंगे, ब्लैक बॉडी की तरफ नहीं जा सकेंगे। ब्लैक बॉडी की तरफ से जाने से पहले ये चीजें पंजाब की बुक से मेरे माइंड में हैं, तो ये वो पढ़ाई जा रही है, क्योंकि फेडरल ये चीजों पे चुप है, वो इस तरह इतना टॉपिक को लेंथी नहीं कर रहा। तो नेचर ऑफ रेडिएशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नेचर ऑफ रेडिएशन depends upon the temperature of body, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब देखें ना, तीन तरह की नेचर है रेडिएशंस की, बराबर, बड़ी या छोटी। तो वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे। जैसे टेम्परेचर कम होगा ज्यादा होगा, एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर आपके पास, ये बड़ा कॉमन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी पॉइंट को हम आगे लेके इसी पे सारा टॉपिक क्लोज करेंगे। एट लो टेम्परेचर रेडिएशन with longer wavelength would be emitted. Radiation with longer wavelength would be emitted. कहते हैं जब आपके पास टेम्परेचर लो होगा, लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन, इसी पे सारी बात आगे हमने जो वेन लॉ पढ़ना है, इसी पे वो उसने बेस भी किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेचर जितना आपके पास कम होगा, रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी। और दूसरी बात, एट हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपके पास जितना ज्यादा होगा, ठीक है, ये आपको आगे ग्राफ भी बना के बताऊंगा, रेडिएशन विद स्मॉलर वेवलेंथ वुड बी इमिटेड। थोड़ा सा गंदा लिखने हो रहा है, मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ, आपने लिख लेना है। एट हाई टेम्परेचर रेडिएशन विद स्मॉलर वेवलेंथ वुड बी इमिटेड। स्मॉलर वेवलेंथ के साथ आपकी रेडिएशन इमिट होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ से आगे अगर ये टॉपिक आपके पास आता है, तो आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन लिखने से पहले ये सारी बात इसी तरह आपने छापनी है और इसी तरह आपको ये चीजें तैयार होनी चाहिए। अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में चलते हैं और ये बात माइंड में बैठा लें, एक्सटर्नल टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तीनों सिचुएशंस क्या है, नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है, टेम्परेचर लो होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, टेम्परेचर हाई होगा तो वेवलेंथ कम होगी। ये बातें आपको आपके माइंड में लाजमी बैठा के आगे निकलना है। ये बातें माइंड में नहीं बैठेंगी, यहाँ से आगे जाने का फायदा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अभी तो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी हम अक्सर पिक्चर स्टार्ट करेंगे ब्लैक बॉडी की, और ब्लैक बॉडी की पिक्चर तब ही स्टार्ट हो सकती है जब आपको ये चीज अच्छी तैयार हो। ये नहीं तैयार होगी तो आपके लिए मसला बनेगा। इसके अलावा एजुकेशन विद हमजा के अल्लाह का शुक्र है कि मोर देन तकरीबन 60 हमारे ग्रुप चल रहे हैं। अब ऐसा है कि उनमें जैसे ही ये चैप्टर एंड होता है साथ साथ पीडीएफ भी आ जाती है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी आ रहा होता है, एडमिन का नंबर आ रहा होता है, मैसेज करें, ग्रुप ज्वाइन करें, पीडीएफ के फॉर्म में सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करें। हमारे प्लेटफॉर्म में अल्लाह का शुक्र है ईच एंड एवरीथिंग आपको बिल्कुल फ्री है, किसी चीज का 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। इन दी फॉर्म ऑफ वेव होती है, हॉट बॉडी भी रेडिएट करती है और कोल्ड बॉडी भी करती है। अब आ जाते हैं ब्लैक बॉडी पे। ब्लैक बॉडी क्या है, ठीक है, ब्लैक बॉडी में लंबी चौड़ी तफसीलों पे नहीं जाऊंगा। एन आइडियल बॉडी that absorbs and emit radiations, that absorbs and emit radiations, that absorbs and emit radiations of all wavelength falling on it. फॉलिंग, ये आपने डेफिनेशन इसकी ब्लैक बॉडी की लिख लेनी है। कहता है कि ऐसी आइडियल बॉडी, एक ऐसी हाइपोथेटिकल बॉडी
फर्ज की हुई एक मफरूजे वाली बॉडी हम फर्ज करते हैं कि वो जो सारी किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा, कर लेती है और जज्ब भी कर लेती है, मतलब जज्ब भी कर लेती है और खारिज भी कर लेती है। ऑल वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट, जितनी भी तरह की वेवलेंथ उस पर पड़ती हैं। इससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखें, एक आपने सुना होगा गर्मियों में हमें अक्सर ये बात कहने को सुनने को मिलती है कि यार गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, तुम काले कपड़े मत पहनो। ठीक है, काले कपड़े मत पहनो। क्यों ना पहनो? सर काले कपड़े हीट एब्जॉर्बर हैं। ठीक है, हीट पहली बात याद रखें, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्बर है। काली गाड़ी में ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों? काला रंग आपके पास हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब खाली ये नहीं है कि वो एब्जॉर्ब करता है, वो इमिट भी करता है। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि ब्लैक बॉडी आपने एक ऐसी आइडियल बॉडी ले लेनी है जो सारी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी करे और खारिज भी करे जो उतनी उस पर पड़ी होती है। ठीक हो गया। अब इसकी जरा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर अगली बात आते हैं। कहता है कंसीडर अ नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। फर्ज करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये आपकी बुक पे नहीं है। कंसीडर नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज सॉलिड, such as solid that has a hollow center। कहता है फर्ज करते हैं कि एक रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसा कि एक सॉलिड है, एक मतलब सॉलिड का डब्बा आप ले लें, और उसका क्या होगा, उसके सेंटर में आप हॉलो सेंटर छोड़ दें। उसका जो सेंटर है वो खाली, हॉलो का मतलब होता है खाली, खाली छोड़ दें। ठीक हो गया। डेट हैज अ हॉलो, बल्कि अब डेट हैज अ हॉलो सेंटर ना लिखे, डेट हैज अ हॉलो कैविटी। कैविटी मतलब सुराख ही होता है, बेसिकली खाली जगह होती है। एंड वन होल, हॉलो कैविटी भी है, और उसकी मैं आपको भी बना के बताऊंगा, और उसके कोने में छोटा सा एक सुराख भी मौजूद है। अब होता क्या, द रेडिएशन, ये बात लाजमी लिख के, कंस्ट्रक्शन लिख के, डायग्राम बना के समझाता हूँ। द रेडिएशन कैन इंटर, ये आप ही इतनी थ्योरी लिखवा रहा हूँ, मैं थ्योरी का आदी नहीं हूँ। द रेडिएशन कैन इंटर और escape through it, ठीक है। कहते हैं जो होल है ना आपके पास, उसमें से रेडिएशन जा भी सकती हैं और खारिज भी हो सकती हैं। ये आपने क्या करना है, एक बॉडी ले लेनी है, सॉलिड बॉडी, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, दैट हैज अ हॉलो कैविटी, इसके बीच में ये फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी है। ठीक है जी, ये अब डायग्राम का सेंस इतना अच्छा नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। तो इसका जो सेंटर है ना आपके पास, उसकी कैविटी सेंटर से खाली है, और साइड पे आपने एक सुराख छोड़ देना है, ये सुराख है, जहां से क्या होगा, that has a hollow cavity and one of the radiation can enter or escape through it, इस होल से ही रेडिएशन आएंगी और यहाँ से ही खारिज होंगी। इसी सुराख में, इस बॉडी के अंदर रेडिएशन आएंगी भी और खारिज भी यहाँ से ही होंगी। द इनसाइड कैविटी इज ब्लैक, द इनसाइड कैविटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इज ब्लैक एंड द इनसाइड कैविटी इज ब्लैक एंड टू मेक इट good absorber, to make it good absorber और bad reflector। ठीक है, करेंगे क्या, इस खाली जगह को द इनसाइड कैविटी इज ब्लैक एंड, इसका जो एंड है ना उसको काला कर देंगे। काला करेंगे कैसे, अब काला किया कैसे जाएगा? देखें, काला करने के लिए या तो आप मोमबत्ती लेके ना इसके इसके सुराख के पास बैठे रहें, मोमबत्ती का जो धुआं अंदर जाता जाएगा तो वो सारी बॉडी को अंदर से काला कर देगा। ऐसे ही है, जैसे लाइक आपने देखा होगा सिगरेट पीने वाले लोगों का फेफड़ा, तो लोग सिगरेट पीते हैं, अक्सर कहा जाता है जिनके फेफड़ों में धुआं ही धुआं होता है। तो यही भी वही कंसेप्ट है कि आप मोमबत्ती लेके सुराख के पास खड़े हो जाएं, और इस मोमबत्ती से इस सुराख से धुआं अंदर जाता जाएगा, तो वो क्या होगा, अंदर जाके सारी बॉडी को काला कर देगा। और काली बॉडी क्या होती है कि ब्लैक एंड जब हो तो वो गुड ऑब्जर्वर और बैड रिफ्लेक्टर होता है। यहाँ तक की बातें आपको समझ आ जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कंस्ट्रक्शन आपने लाजमी लिख के आनी है। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, जो आपको लॉन्ग में अलग भी पूछा जा सकता है और मॉडल पेपर में आया हुआ भी है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से वो टॉपिक आया हुआ है, तो आप लिखिएगा मैक्स प्लैंक। अब इसमें मुख्तलिफ नाम चलते हैं, ल्यूमर का भी नाम चलता है, प्रिंसन का भी नाम चलता है, लेकिन मैक्स प्लैंक का ज्यादा काम किया तो हम उसी का लिखते हैं। मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन,
measure the intensity of radiation. Max Planck measured the intensity of radiation from black body. Max Planck measured the intensity of radiation from black body at all temperatures. उसने सारे टेम्परेचर पे क्या किया, ल्यूमर का भी है नाम, प्रिंगस्टन का भी है, लेकिन मैक्स प्लैंक के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी बड़ी वर्किंग है। मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एट ऑल टेम्परेचर। उसने ये जो यहाँ से निकलने वाली रेडिएशन हैं उसको उसने तमाम तरह के टेम्परेचर पे मेजर किया कि आया कि किस टेम्परेचर पे वो कितनी ज़्यादा थी। वो डायग्राम आपको बनाते हैं, समझिएगा, गौर कीजिएगा। अभी सारे कंसेप्ट को आपको समझाता हूँ, ये ज़रा मेरी बात पे गौर करना है। इसने किया क्या, ये डायग्राम यहाँ पे बना के बताते हैं, ब्लैक बॉडी के डायग्राम आपको बना के दे दी। अब उसने जो पूरा यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया मैक्स प्लैंक ने और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। इंटेंसिटी बेसिकली किसी की चीज़ की शिद्दत होती है और यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम आएगी, वेवलेंथ वो मुख्तलिफ तरह की वेवलेंथ निकालने जा रहा है और इसका आपको यहाँ पे ग्राफ भी बना के बताते हैं। ग्राफ सर नहीं बनाएंगे नंबर नहीं मिलेंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ही ग्राफ के हैं, रिजल्ट तो छोटा सा है। ये आपके पास उसने इस तरह की कंस्ट्रक्शन बनाई कि ये सेंटर में क्या है, एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ब्लैक बॉडी, और इसने उसको किस में रखा, फर्नेस में। फर्नेस एक बर्तन है, एक ऐसा बर्तन जो जिसमें कॉन्टिन्यूसली हीट आपके पास आ रही है, ऐसा बर्नर है, बर्नर लिख लें, फर्नेस लिख लें, एक ही बात है, जिसमें से इस ब्लैक बॉडी को कॉन्टिन्यूसली हीट किया जा रहा है, मुख्तलिफ टेम्परेचर दिए जा रहे हैं इस ब्लैक बॉडी को। और यहाँ से आपको पता है रेडिएशन क्या हो रही है, इमिट हो रही है सर। यहाँ से जब रेडिएशन इमिट हो रही है तो यहाँ पे सामने क्या लगाया गया है, मिरर क्या करेगा, उन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करेगा। जब रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे रेडिएशन पहुंचेगी, सुनिएगा, तो इसके रास्ते में रुकावट के लिए या आप कह सकते हैं वेवलेंथ के लिए आपको बताया गया था कि प्रिज्म लगाया जाता है और जिससे बॉडी की वेवलेंथ 7, मतलब आपने देखा था कि व्हाइट लाइट बेसिकली 7 मुख्तलिफ रंगों से बनती है और प्रिज्म से हमें ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह समझ आई थी कि 7 मुख्तलिफ वेवलेंथ आपके पास निकली थी। फिर यहाँ से आई और इधर से ये वेवलेंथ, इधर से यहाँ रेडिएशन फिर रिफ्लेक्ट होगी। इसके सामने फिर मिरर लगा हुआ था, मिरर ने इनको, मतलब एक कर्लिंग मिरर था या आप कह सकते हैं इस तरह का केप बना हुआ था, ठीक है। उन्होंने इसने क्या किया, यहाँ सामने इन्होंने लगाया हुआ था एक डिटेक्टर, ठीक है, ये डिटेक्टर है सर, इस तरह की डायग्राम है, ये आपकी बुक में गालबन नहीं बनी हुई बट आपने यहाँ पे बनानी है। यहाँ पे उसने इसको डिटेक्ट किया। फिर सुनिएगा, इन्होंने क्या किया कि ब्लैक बॉडी को एक फर्नेस में रखा, एक बर्तन में रखा जिसमें से हीट कॉन्टिन्यूसली निकल रही थी और रेडिएशन यहाँ से खारिज होना शुरू हो गई। मुख्तलिफ टेम्परेचर ये बढ़ाते रहे, अभी आपको जब ग्राफ बना के बताऊंगा तो टेम्परेचर आपको पता लग जाएगा। ये टेम्परेचर बढ़ाते रहे, रेडिएशन यहाँ से निकलती है, सामने मिरर था, मिरर से ये कहाँ पे आई, आपके पास प्रिज्म में आई, प्रिज्म से दोबारा रिफ्लेक्ट होके सामने मिरर पे, मिरर से दोबारा सामने रिफ्लेक्ट होके चली गई डिटेक्टर पे। अब इन्होंने क्या किया, ये कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ाते भी रहे और घटाते भी रहे और मुख्तलिफ इनके पास वेवलेंथ आई, और जो वेवलेंथ आई उनके पास नतीजा बड़ा शॉकिंग था, जिस नतीजे ने उनको हैरान भी किया और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक रिजल्ट भी दिया। वो नतीजा क्या है, वो ग्राफ कैसा है, आप लाजमी बनाएं, सारे पैसे ही इस ग्राफ के हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये ग्राफ बहुत लाजमी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 7 किस्म की वेवलेंथ बनाएं। एक्स एक्सिस पे रख दें लेमडा, वाई एक्सिस पे रख लें इंटेंसिटी शिद्दत, या आपके पास जितनी वो निकलती है, आपके पास जितनी वेवलेंथ लेमडा मैक्सिमम आ जाता है 2 4 6 8 फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ, बुक पे ऐसे नहीं बना हुआ बट आपने कोशिश करनी है, जैसे बना के सिखा रहा हूँ आपको ये सीखना है, लाजमी सीखिएगा। यहाँ से कर्व उठाएं, यहाँ से कर्व उठा के आप जो इसकी जो पहली कर्व आपके पास बनेगी ना, जब बॉडी का टेम्परेचर 3000 केल्विन था, उसने मुख्तलिफ टेम्परेचर दिए। अब ये फर्नेस लगा हुआ है ना, ये बात समझने की है, फर्नेस में से टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। सबसे पहले एक लो टेम्परेचर रखा
उसके बाद टेम्परेचर को मैं बढ़ाता जाऊंगा। 3000 केल्विन का टेम्परेचर जब रखा गया तो उस 3000 केल्विन के टेम्परेचर ने क्या किया कि वो कहाँ तक चला गया, उसकी इंटेंसिटी फॉर एग्जाम्पल 3 तक चलेगी। तो मैं ये 3 तक एक पॉइंट लेता हूँ, ये उसकी इंटेंसिटी ऐसे जाती है और यहाँ से जाके बेंड डाउन हो जाती है। और यहाँ जो इसकी वेवलेंथ थी वो कितनी थी, 4 लैम्डा। इसकी वेवलेंथ यहाँ पे कितनी आ गई, 4 लैम्डा। समझिएगा बच्चे, बहुत गौर तलब बात है। और इसका टेम्परेचर कितना दिया था, 3000 केल्विन। जब उन्होंने 3000 केल्विन टेम्परेचर दिया तो उनको एक कर्व बनी नजर आई, जो जिसकी पीक कहाँ पे थी, 4 लैम्डा पे, जो कर्व स्टार्ट हुई 0 से और कहाँ जाके खत्म होगी, 7 लैम्डा पे। ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट जो आपके पास पीक बनने जा रही है वो तकरीबन आप देख लें, यहाँ से 5 पे ले लें, ये इस तरह 5 पे लेके तो यहाँ से ये 3 के ऊपर लगाइएगा और ये आके बेंड डाउन हो जाती है। जो नेक्स्ट पीक आपके पास बनेगी वो कहाँ बनेगी, 3 लैम्डा पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पीक आपके पास 3 लैम्डा पे बनी और इसका टेम्परेचर कितना आ गया, 4000 केल्विन। समझिए, गौर कीजिए, बहुत काम की बातें हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पीक जो आपने बनानी है 7, यहाँ से 7 पॉइंट ले लें और यहाँ से 2 ले लें, ये तो ये आपके पास नेक्स्ट पीक बनी यहाँ पे और वापस आके बेंड डाउन होगी। इसका टेम्परेचर आपके पास 5000 केल्विन था और इसका जो पीक पॉइंट था वो कितना है, ये इसका पीक पॉइंट किधर है, 2 लैम्डा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने निकाली, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आखिरी जो आपके पास पीक बनती है वो तकरीबन हाईएस्ट पीक है, वो आप 9th में ले लें। वो 9 में पीक लेंगे तो ये उसके 1 के सामने लीजिएगा। मतलब आपने इस तरह पॉइंट याद रखने हैं कि जब 4 और 3 याद रखें, ठीक है, एक्स एक्सिस का 4, वाई एक्सिस का 3, एक्स एक्सिस का 3, वाई एक्सिस का 5, एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 7, एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 9। ये आपने पॉइंट्स माइंड में रखने में आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये आप सोचे कि एक जुगाड़ बता दिया कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। फिर अगली पीक जो अगला टेम्परेचर था वो कहाँ तक गया, उसकी इंटेंसिटी 9 तक गई। ये बेसिकली इंटेंसिटी है, उसकी इंटेंसिटी 9 तक गई और वो वापस आके बेंड डाउन होगी कहाँ पे, वापस। और उसकी जो पीक बनी आपके पास वो किस पे बनी, 1 लैम्डा पे। और इसका टेम्परेचर आपके पास कितना था, 6000 केल्विन। मैं आपको आसान तरीका बता दूं, आपने जब वाई एक्सिस पे रखना है, फॉर ये आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, 3। फिर आपने मतलब ये पॉइंट आपने ले लेने, आपने सामने ग्राफ बनाने में आसानी होगी। वाई एक्सिस में वाई और एक्स की बात करूं, ये आपके पास, सॉरी, जब आपने एक्स एक्सिस पे 4 रखना है तो वाई एक्सिस पे 3 लेना है। फिर जब एक्स एक्सिस पे आपने 3 रखना है, ये पॉइंट यहाँ पे ले लेना और वाई एक्सिस पे आपने 5 लेना है। ठीक है, वाई पे 5, फिर एक्स एक्सिस पे आपने, ये आपको समझाने के लिए, ये लिखने की पॉइंट नहीं है, ग्राफ अच्छा बन जाएगा सर। एक्स एक्सिस पे 2 लें, वाई एक्सिस पे फिर आपने 7 ले लेना है, फिर एक्स एक्सिस पे 1 लेना है और वाई एक्सिस पे 9 लेना है। यहाँ से आपको नजर आ जाएगा कि पीक्स बड़ी बन रही है। अब उन्होंने रेड डिटेक्ट क्या किया, उनको इस ग्राफ से समझ क्या आई, उन्होंने देखा, ये बात समझने वाली है सर। उन्होंने देखा, हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं है वो खूबसूरत है। कहते हैं कि उन्होंने देखा क्या, उनको समझ क्या आया, उन्होंने ये समझा कि जितनी, देखें, जितना टेम्परेचर ज्यादा था 6000 केल्विन, जितना टेम्परेचर ज्यादा था उतनी वेवलेंथ कम थी, उतनी पीक कम थी, उतनी वेवलेंथ कम थी, उतनी इंटेंसिटी कम थी। देखें ये 1 लैम्डा पे जितना टेम्परेचर, अब सबसे कम टेम्परेचर क्या है, 3000 केल्विन, और उसकी पीक किस पे बनी, 4 लैम्डा पे। उसके बाद का टेम्परेचर कितना हमने दिया, 4000 केल्विन, उसकी पीक बनी 3 लैम्डा पे। फिर उसके बाद टेम्परेचर दिया 5000 केल्विन, उसकी पीक बनी 2 लैम्डा पे। फिर उसके बाद टेम्परेचर दिया 6000 केल्विन, उसकी पीक बनी 1 लैम्डा पे। एक बात समझ आ रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वेवलेंथ कम होती जा रही हैं, लैम्डा कम होता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेवलेंथ कम होती जा रही है। समझ आ गई बात की। और यही वेवलेंथ आपकी मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ में कमी होती जाएगी। ये ग्राफ आपने बहुत लाजमी बनाना है, बहुत ही लाजमी ग्राफ है, और बनाने का आपको आसान सा तरीका बता दिया। 2 बातें जो इस रिजल्ट से डिटेक्ट करके दे गया हमें मैक्सवेल, उसने प्लैंक, उसने क्या कहा, हायर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हायर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कहते हैं बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, शॉर्टर द वेवलेंथ, शॉर्टर
दी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। और हायर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी शॉर्टर द वेवलेंथ, हायर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हायर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर देखें जितना आप ज्यादा करेंगे फिर क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, greater the intensity of radiation, greater the intensity of radiation at each wavelength। इस पॉइंट को फिर समझिए, देखें पीक तो ऑलरेडी ऊपर जाती जा रही है, पीक ऊंची जाती जा रही है, लेकिन लेमडा आपके पास यहां से उधर क्या होता जा रहा है, यहां से आगे लेफ्ट राइट एंड पे कम होता है ना, ये तो लेफ्ट एंड पे जाता जा रहा है, मतलब राइट एंड पे ज्यादा होता है, लेफ्ट एंड पे कम होता है। इसका मतलब है वेवलेंथ आपके पास कम होती जा रही है। पहले 4 लेमडा थी, फिर 3 लेमडा हो गई, फिर 2 लेमडा, फिर 1 लेमडा। उसने यही बात बोली कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वेवलेंथ कम होती जाएगी, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ ईच एंड उतनी ही ज्यादा, उतनी ही शिद्दत उसकी बढ़ती जाएगी। पीक्स आपने देखे ना, पीक्स आपको पता है, पहले पीक इधर थी, फिर उसके बाद पीक इधर, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पीक भी हायर होती जा रही है, लेकिन पीक हायर होने से हमारा काम नहीं चल रहा, हमारी वेवलेंथ कम हो रही है, हमें लेमडा कम होता हुआ यहाँ पे अपनी नेकेड आई से नजर आ रहा है। तो उसने भी ये बात डिटेक्ट की, ये दो रिजल्ट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये बातें आपने लिखनी है अगर अकेला इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इसके बाद इसी की तावील में एक लॉ पेश किया गया, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। मैंने ये बातें बहुत अच्छी तरह समझा दी, मैं समझता हूँ, तो फिर मैं उस पर इतनी ड्रैगिंग नहीं करूंगा। यही बात आपने माइंड में रखनी है कि वेवलेंथ कम होगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होगा वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। आपस में हमें यहाँ से रिलेशन पता भी चल गया कि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो जब एक चीज बढ़े दूसरी कम हो तो कॉमन सेंस की बात है कि वो इंटेंसिटी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते। इसके साथ आपकी बुक एक लॉ लिख रही है, ये शॉर्ट में के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बात कहता है, कहता है द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, radiation curves for different temperature, for the black body radiation curves for different temperature peaks, for different temperature peaks at a wavelength which is inversely proportional to the temperature, which is inversely proportional to the temperature। ये बात क्या अभी आपको बता के आ चुका, which is inversely proportional to the टेम्परेचर। आप किसी को ये बात समझा भी सकते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद से कि यार देखें ये कॉमन सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेमडा कम ही होता जाएगा। ठीक हो गया। अब ऐसा है मेरे पास जो यहाँ पे डेरिवेशन बनती है, लेमडा मैक्सिमम लिखूंगा, क्यों, क्या आपको पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए लिखा जाता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी लेमडा मैक्सिमम विच इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे, कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट इनटू 1/t, टी नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट इज इक्वल्स टू लेमडा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है जी। और जो कांस्टेंट है यहाँ पे किसका, वेन्स कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यहाँ पे है कितनी, ये लाजमी लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बल्कि 2-3 दफा पूछी भी गई है, 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 यूनिट्स। ठीक हो गया, ये आपके पास इसकी वैल्यू है। और बस इसी के साथ एक बात लाजमी लिखें कि हॉटर ऑब्जेक्ट इमिट शॉर्टर वेवलेंथ, हॉटर ऑब्जेक्ट्स, ये रेड निकलता है, इमिट शॉर्टर वेवलेंथ। जितना कोई ऑब्जेक्ट हॉट है ना उतनी उसकी वेवलेंथ कम है। मैं आपको इसकी सादी सी मिसाल देके भी समझाऊंगा। जैसे आपके पास ब्लू लाइट, आप देखिएगा ब्लू लाइट कहीं पे जल रही हो ना तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, वो आपको दूर तक नजर आती नहीं है। ठीक है, ब्लू लाइट आपको दूर तक
नजर नहीं आती, क्योंकि ब्लू लाइट जब आपके पास ऑन होती है तो वो हीट ज़्यादा इमिट करती है। हॉटर ऑब्जेक्ट हमेशा कम वेवलेंथ देते हैं और कोल्डर ऑब्जेक्ट्स इमिट लार्जर वेवलेंथ। और जितने कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट हैं वो आपके पास लार्जर वेवलेंथ इमिट करते हैं। इसकी आपके पास मिसाल रेड लाइट। अब देखें लेजर लाइट बचपन में हम खेला करते थे, आपने कभी सोचा वो रेड रंग की ही क्यों हुआ करती थी? द रीजन इज दैट कि उसकी वेवलेंथ आपके पास ज्यादा है और वो इतनी हॉट भी नहीं होती। रेड लाइट को जला के रखें, 10 साल जला के रखें, उसकी हीट उसकी रेडिएशंस कम इमिट होंगी। जितनी रेडिएशंस कम इमिट होंगी उतनी आपके पास वेवलेंथ ज्यादा होगी और उतना दूर तक वो जा सकती है। इसलिए निशानाबाज भी जो है ना रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और ब्लू वेव लाइट की वेवलेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू रेड वेवलेंथ। और ये बेसिकली हॉट होती है, बहुत ज़्यादा देर ब्लू आपको पास कहीं पे चल रही है तो आप उसके पास खड़े हो तो आपको कायदा महसूस होगा कि यार ये हॉटर है। ये आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन था। इंतहाई अहम टॉपिक, और जैसे करवाया गया कोशिश करें कि इसी तरह अपने पास नोट डाउन करें, इसी तरह पेपर में छापें। मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।